नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति जी को। और इससे पहले जो है हम रीट की तैयारी कर रहे हैं और इसके पहले हम प्रस्तावना पढ़ चुके हैं संविधान की और मूल कर्तव्य मौलिक अधिकार पढ़ चुके हैं, धर्मनिरपेक्षता पढ़ चुके हैं, सामाजिक न्याय की बात कर चुके हैं और साथ ही साथ हम लोकसभा राज्यसभा पढ़ चुके हैं और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कवर किए जा चुके हैं। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप एसएसटी के लिए देख सकते हैं उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट को। साथ ही साथ एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो भी आप देख सकते हैं उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट को। और साइकोलॉजी, हिंदी या मेथड्स आप देखना चाहते हैं तो भी आप उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर ये सब पढ़ सकते हैं। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। राष्ट्रपति अति महत्वपूर्ण 47 जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं वो हम देखने वाले हैं। देखिए, राष्ट्रपति की अगर हम बात करें, ठीक है, तो संवैधानिक जो पदक्रम होता है उसमें राष्ट्रपति का जो पद होता है वो सर्वोच्च होता है। इसी कारण जो राष्ट्र का हम कह लें कि पहला नागरिक, प्रथम नागरिक, तो वो कौन होता है? वो राष्ट्रपति होता है। देखिए, अगर आप उज्जवल जीके पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय रहते मिलती रहे। देखिए, नोटिफिकेशन के लिए, डेली नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना ज़रूरी है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं, ठीक है। और कुछ पूछना चाहते हैं तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए, आज सबसे पहला प्रश्न हमारा है राष्ट्रपति के लिए। देखिए, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति, देश का मुखिया, कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान, नाम मात्र की कार्यपालिका का मुखिया, संवैधानिक प्रधान, एकता और अखंडता का प्रतीक और संविधान का सुप्रीम कमांडर कहलाता है। तो जो सुप्रीम कमांडर है या तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति, देश का मुखिया कहलाता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किससे की जा सकती है? तो भारत के जो राष्ट्रपति की तुलना है वो ब्रिटेन के राजा से की जा सकती है। देखिए, राष्ट्रपति जो होता है वो किसी भी सदन, चाहे वो लोकसभा है चाहे वो आपके राज्यसभा है, किसी भी सदन का जो है सदस्य नहीं होता, लेकिन फिर भी वो क्या है, संसद का एक अंग होता है। अगर आपने संसद को बनाना है तो उसमें आपको लोकसभा राज्यसभा के साथ राष्ट्रपति को भी रखना पड़ेगा। अगर ये तीनों मौजूद होंगे, यानी कि ये तीनों होंगे, तभी जाकर आपकी संसद जो है वो पूरी होगी। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रेरणा हमने ली है वो आयरलैंड से ली है। भारत की संघीय कार्यपालिका का वैधानिक मुखिया और वास्तविक मुखिया क्रमशः कौन है? देखिए, जो संघीय कार्यपालिका का वैधानिक मुखिया देखें तो वो राष्ट्रपति हैं और अगर वास्तविक मुखिया देखें तो वो प्रधानमंत्री है। क्योंकि अगर हस्ताक्षर करवाने हैं आपने किसी भी विधेयक पर या कुछ भी ऐसा, तो जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं तभी वो चीज़ जो है वैधानिक रूप से जो है रखी जाती है। तो आप इसको कह सकते हैं वैधानिक मुखिया। और जो वास्तविक मुखिया जो कार्य करता है वो है प्रधानमंत्री। भारत में शासन हेतु किस शासन प्रणाली को अपनाया गया है? तो संघीय की शासन प्रणाली को अपनाया गया है और ये आपको मिलेगा अनुच्छेद 52 में। ठीक है, देश की रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च जो सेनापति होता है वो कौन होता है? तो देश की रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति जो होता है वो होता है आपके राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद के लिए कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? अगर राष्ट्रपति पद के लिए आपको जो है राष्ट्रपति बनना है तो ये जो योग्यताएं हैं वो होनी चाहिए। और ये जो योग्यताओं का वर्णन मिलता है वो अनुच्छेद 58 में मिलता है। अनुच्छेद 58 में जो है राष्ट्रपति पद की जो योग्यताएं हैं उसका वर्णन मिलता है। देखिए, कौन कौन सी है? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल की उम्र पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो,
वह भारत सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय स्वशासी संस्था के अंतर्गत लाभ के पद पर न हो। अगर होता भी है तो उसको छोड़ना पड़ता है वो लाभ का पद अगर राष्ट्रपति बनना है। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से जो गुप्त मतदान द्वारा ये होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से गुप्त मतदान के द्वारा होता है। ये चीज़ बताई गई है अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन लेते हैं? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो लोग भाग लेते हैं। दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं पुदुचेरी की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार कब दिया गया? तो दिल्ली और जो पुदुचेरी की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार जो मिला है वो 17वां अनुसंधान जो हुआ है संशोधन हुआ है संविधान संशोधन 1992 के तहत। तो उस 70वें संविधान संशोधन के तहत जो है ये चीज़ हुई है और ये 54 जो है उसके तहत जो है ये बात पता लगती है। अनुच्छेद जो 54 है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है और अनुच्छेद जो 55 है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के बारे में बात करता है कि किस प्रकार से निर्वाचन किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते तो जो संसद के मनोनीत सदस्य होते हैं या जो राज्यों की विधान परिषदों के सदस्य होते हैं वो लोग भाग नहीं लेते। देखिए यूपी है, बिहार है, आपके महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है और साथ ही तेलंगाना है और कर्नाटक जो है यहाँ पर क्या है विधान परिषद हैं और यहाँ के जो विधान परिषदों के सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। यूपी, बिहार, आपके तेलंगाना है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, बिहार है, यूपी है, महाराष्ट्र है, यहाँ पर विधान परिषदें हैं और यहाँ के सदस्य भाग नहीं लेते। राजस्थान के एक विधायक का मत का मूल्य कितना है? यानी कि जो आपका एमएलए होता है राजस्थान का एक, उसका मत मूल्य 129 है। आगे हम जानेंगे कि ये विधायक का मत मूल्य कैसे निकाला जाता है। एक विधायक का सर्वाधिक मत मूल्य कितना है? तो यूपी का जो एमएलए है उसका मत जो है वो सबसे ज़्यादा है, 208 है। ठीक है, राजस्थान का 129 है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और यूपी का भी याद रखिएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा है, 208 है। तो सबसे कम किसका है? सबसे कम जो न्यूनतम मूल्य है एक विधायक का वो है सिक्किम का और ये सिर्फ और सिर्फ 7 है। और यूपी का कितना है? 208। आगे हम जानेंगे कि कैसे निकाला जाता है। ठीक है, एक विधायक का मत मूल्य निकालने का सूत्र क्या है? तो देखिए विधायक होते कौन है? विधायक होते हैं विधानसभा के सदस्य, जैसे कि राजस्थान की विधानसभा का सदस्य है, यूपी की विधानसभा का सदस्य है। तो देखिए विधायक का अगर मत मूल्य, अपने एमएलए का मत मूल्य निकालना है तो पहले तो राज्य की कुल जनसंख्या उसका भाग देंगे आप राज्य की विधानसभाओं के कुल निर्वाचित सदस्य। ठीक है, और फिर आप भाग देंगे 1000 से, यानी कि आप डिवाइड करेंगे राज्य की कुल जनसंख्या को राज्य की विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य से और फिर भाग देंगे 1000 से। जब आप ऐसा करेंगे तो एक विधायक का मत मूल्य निकलकर आपके सामने आ जाएगा। और देखिए ये जो मत मूल्य है, याद रखिएगा, ये 1971 की जो जनगणना है उसके आधार पर आधारित है। ठीक है, 1971 की जनगणना के आधार पर जो जनसंख्या है मत मूल्य की वो उस जनसंख्या के आधार पर निकाली जाती है। अब राजस्थान का अगर हम विधायक का मत मूल्य निकालें, कितना मत मूल्य था? 129 मत मूल्य था। अब अगर हम निकालते हैं तो ये थी 1971 की जनगणना के अनुसार हमारे राजस्थान की जनसंख्या। इसको भाग दिया आपने 200 के साथ और फिर भाग दिया 1000 के साथ। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा 129, यानी कि ऊपर क्या है राजस्थान की कुल जनसंख्या, नीचे क्या है 200 क्या है राज्य विधानसभाओं के कुल निर्वाचित सदस्य कितने हैं
राजस्थान की विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य कितने हैं? 200 हैं, और भाग इसको दे देंगे 1000 से। तो मत मूल्य जनसंख्या का आधार जो होता है 1971 की जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या है उसके आधार पर है, और ये कब तक चेंज नहीं होगा? ये 2026 तक चेंज नहीं होगा। याद रखिएगा, लोकसभा ले लें आप, राज्यसभा ले लें आप विधायक का मूल्य ले लें, ये सभी जो है 2026 तक चेंज नहीं होने वाले। साथ ही साथ जो भी आपकी जितने भी निर्वाचित क्षेत्र हैं, ठीक है, वहाँ पर सीटें भी 2026 तक बढ़ाई घटाई नहीं जा सकती। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। देश के सभी राज्यों के निर्वाचित विधायकों का मत मूल्य कितना है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पूरा जो भारत है उसके विधायक जितने भी हैं उनका मत मूल्य कितना है? तो ये है जी आपके 5,49,474 पूछा गया है प्रश्न, देख लीजिए, याद कर लीजिए। ये भी हम आगे देखेंगे कि ये कैसे निकला है, ठीक है। ये विधायकों का मत मूल्य है, इसके आधार पर हम सांसद का मत मूल्य निकालेंगे। देखिए वर्तमान में एक सांसद का मत मूल्य कितना है? एक सांसद का मत मूल्य बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक आपके जो हमने देखा था विधायक का मत मूल्य वो कितना था, तो वो अलग अलग था, ठीक है। यूपी का अलग था, एमएलए का अलग, आपकी राजस्थान का अलग था, सिक्किम का अलग था, इनकी कम ज़्यादा था। और यहाँ पर आप अगर देखिए राजस्थान की जो आपकी विधायक का मत मूल्य था वो कितना था? 129। अब हम बात करें कि वर्तमान में सांसद का मत मूल्य कितना है, तो सांसद का मत मूल्य जो है वो 708 है। अब निकाले कैसे? ये देखिए ऊपर क्या दिया हुआ है, ये है सभी राज्यों के निर्वाचित विधायकों का मत मूल्य। एक बार आप वापस देखें, ये जो है ये कितना क्या है, ये आपके सभी राज्यों के निर्वाचित विधायकों का मत मूल्य है। इसको जब भाग देंगे आप 776 से, 776 क्या है? ये राज्यसभा और लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनकी संख्या है। देखिए 543 तो लोकसभा की जो है निर्वाचित सदस्य हैं, 233 आपके कितने हैं राज्यसभा के सदस्य। जब आप टोटल करते हैं तो संख्या बन जाती है 776। जब आप इन दोनों को भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो क्या आता है निकल कर आपके सामने? 708। तो वर्तमान में सांसद का मत मूल्य कितना है? 708। राष्ट्रपति की पद अवधि कितनी है? 5 साल है। कितनी अवधि है? राष्ट्रपति की पद अवधि 5 साल। क्या राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है? देखिए राष्ट्रपति की जो पद अवधि है, पहले इसकी बात कर लें, ये 5 साल तो है, लेकिन 3 प्रकार से ये समाप्त हो सकती है। अगर मृत्यु हो जाती है राष्ट्रपति की पहले 5 साल से पहले, तब भी पद समाप्त होगा। उपराष्ट्रपति को अगर त्याग पत्र दे दिया राष्ट्रपति ने, अच्छा राष्ट्रपति त्याग पत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। अगर उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है तो भी वो अपनी पद अवधि से जो है 5 साल से पहले ही हट जाएगा, या फिर उस पर महाभियोग चलाया गया है तो भी क्या होगा? राष्ट्रपति का पद 5 साल से पहले ही समाप्त हो सकता है। क्या पुनर्निर्वाचित हो सकता है? इस बात पर संविधान मौन है, ठीक है। लेकिन हमारी परंपरा रही है कि एक राष्ट्रपति जो है वो 2 बार ही चुना जाता है, ये 2 बार से ज़्यादा चुना नहीं गया है। तो ये जो पुनर्निर्वाचन की बात है, संविधान मौन है। ये किस में बताया गया है? पुनर्निर्वाचन की बात जो है अनुच्छेद 56 में कही गई है। राष्ट्रपति के पद के लिए कौन कौन सी शर्तें हैं? तो राष्ट्रपति के पद के लिए पहली बात तो 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 ही अनुमोदक चाहिए जब वो नामांकन पत्र दाखिल करवाता है राष्ट्रपति के पद के लिए। दूसरी बात कि आरबीआई में 15,000 रुपये की जमानत राशि जमा करवानी पड़ती है राष्ट्रपति के जो है पद के लिए, अगर आपने चुनाव लड़ना है। राष्ट्रपति की जो प्रचार प्रक्रिया होती है वो 14 दिन तक चलती है। नामांकन जो होता है वो लोकसभा का जो महासचिव होता है उसको जमा करवाना होता है। नामांकन जो भरना होता है वो लोकसभा के महासचिव के सामने भरना होता है और वहाँ जमा करवाना होता है। और राष्ट्रपति के पद के लिए अगर कोई जो व्यक्ति है वो राष्ट्रपति के पद के लिए अपना नामांकन पत्र भरना चाहता है तो किसी लाभ के पद पर वो न हो। और ये सारी बातें जो बताई गई हैं, ये सारी बातें बताई गई हैं अनुच्छेद 60 में। याद रखिएगा अनुच्छेद सारे।
राष्ट्रपति को शपथ या प्रतिज्ञान दिलवाने का कार्य कौन करता है? तो शपथ दिलवाता है कौन? न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का। देखिए अगर मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय वहाँ पर उपस्थित नहीं है तो कौन दिलवाएगा? तो वरिष्ठ जो आपके न्यायाधीश होगा वो दिलवाएगा, यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश से छोटा होगा पद का, तो वो वरिष्ठ न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को शपथ पत्र जो है या प्रतिज्ञान जो है दिलवाएगा। राष्ट्रपति किसकी शपथ लेते हैं? तो संविधान के संरक्षण की शपथ जो है राष्ट्रपति लेते हैं कि मैं संविधान का संरक्षण करूंगा। राष्ट्रपति जो महाभियोग चलाया जाता है उसकी प्रक्रिया किस में वर्णित है? 61 में वर्णित है। ठीक है, 61 में महाभियोग के चलाने की जो प्रक्रिया है वो वर्णित है। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है किस आधार पर लगाया जाता है? तो संविधान का जब अतिक्रमण करता है राष्ट्रपति तो उस पर महाभियोग चलाया जाता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? पहले बात कर चुके हैं, उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ किया जा सकता है, तो राज्यसभा या लोकसभा किसी में भी जो है महाभियोग प्रारंभ किया जा सकता है। यदि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने तक नए राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न नहीं होता तो राष्ट्रपति जो है नए राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने तक पद पर बना रहता है। जब तक कि वो नया राष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं करता तब तक वो पद पर बना रहेगा। लेकिन कोशिश यही की जाती है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले जो है चुनाव हो जाए। भारत का वह मुख्य न्यायाधीश जो है जिसने राष्ट्रपति के पद पर कार्यवाहक के रूप में काम किया, तो जो श्री एम हिदायतुल्ला जी थे, इन्होंने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक जो है राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया था। ये ऐसा टाइम पीरियड था, देखिए, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो हैं दोनों ही अपने पद से रिक्त थे, यानी कि पद रिक्त था उपराष्ट्रपति का भी राष्ट्रपति का। तो उस टाइम पे क्या किया गया, जो हिदायतुल्ला जी थे इन्होंने राष्ट्रपति की भूमिका निभाई। 1977 में निर्विरोध रूप से कौन चुने गए थे? तो ये नीलम संजीवा रेड्डी चुने गए थे। जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग सबसे पहले किस राष्ट्रपति ने किया? तो ज्ञानी जैल सिंह ने किया था जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग। देखिए इसको जो है आपके पॉकेट वीटो पावर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉकेट वीटो पावर भी कहते हैं। ये वीटो का मतलब क्या होता है? वीटो का मतलब होता है कि निषेध या मैं मना करता हूँ, ये इसका मतलब होता है वीटो का। तो ये जो जेबी वीटो है, 3 प्रकार के वीटो होते हैं, आगे मैं बताऊंगी। जेबी वीटो जो है इसके अंतर्गत जो है न तो स्वीकृति दी जाती है और न ही अस्वीकृति दी जाती है, न तो हाँ किया जाता है ना किया जाता है। तो ये जो है ज्ञानी जैल सिंह ने, जब डाक विधेयक आया था 1986-87 में, तब ज्ञानी जैल सिंह ने जो है जेबी वीटो पावर का इस्तेमाल किया था। राष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा और लोकसभा के कितने सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करना जरूरी है? तो कुल जो सदस्य होते हैं, ठीक है, कुल जो सदस्य होते हैं राज्यसभा के लोकसभा के, उनका जो है हस्ताक्षर जरूरी होता है। और यहाँ पर एक चीज़ और, जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भी इसमें भाग लेते हैं। राष्ट्रपति को हटाने के लिए मनोनीत सदस्य जो है वो भी अपना मत दे सकते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो विवाद है वो कौन सुलझाता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो विवाद होता है वो कौन सुलझाता है? तो विवाद सुलझाता है आपके सर्वोच्च न्यायालय। अच्छा, ये चीज़ कहाँ पर दी गई है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय वाली बात जो दी गई है ये आपके अनुच्छेद 71 में दी गई है। लेकिन अभी तक देखिए जो आपके महाभियोग है वो किसी भी राष्ट्रपति पर नहीं लगाया गया है, ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है, तो राष्ट्रपति को जो वेतन दिया जाता है वो संचित जो निधि है वहाँ से दिया जाता है। और ये जो पैसे होते हैं, ये जो वेतन होता है वो आयकर रहित होता है। और एक मेन बात कि जो वेतन है फिलहाल कितना है? तो फिलहाल 5 लाख रुपए है। उपराष्ट्रपति का कितना है? 4 लाख रुपए।
राष्ट्रपति का निवास स्थान कहाँ पर है? तो देखिए दिल्ली में है राष्ट्रपति भवन, यहाँ पर राष्ट्रपति का निवास स्थान है। कुछ बातें हम कर लें। 1911 में देखिए एडवर्ड जो लुटियंस थे उन्होंने इसको बनाया था राष्ट्रपति भवन को, रायसीना पहाड़ी पर दिल्ली की जो है। और पहले इसे कहा जाता था राष्ट्रपति भवन नहीं कहा जाता था, इसे कहा जाता था वायसरिंगल लॉज। क्या कहा जाता था? वायसरिंगल लॉज कहा जाता था। और पहला व्यक्ति जो कि राष्ट्रपति भवन में रहा था वो था लॉर्ड इरविन। कौन रहा था? लॉर्ड इरविन। तो ये कुछ बातें हैं, याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और, राष्ट्रपति भवन में अगर राष्ट्रपति को रहना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? इसका किराया चुकाना पड़ेगा। राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्तियां हैं वो कौन कौन सी हैं? तो देखिए पहली बात तो भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। देश के सभी उच्चाधिकारियों की नियुक्ति करता है। अंतर्राष्ट्रीय संधियां, समझौते और विदेशों में जो राजपूतों की नियुक्ति है ये सब जो है राष्ट्रपति के नाम से की जाती हैं। एक बार देख लीजिए। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? तो विधायी शक्तियाँ देखते हैं। देखिए संसद का सत्र का आह्वान करना, बुलाना और उसका जो है उसको समाप्त करना, ये दोनों जो है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में आते हैं। लोकसभा को भंग करना भी इनकी शक्तियों के अंतर्गत शामिल है। दोनों सदन जो राज्यसभा और लोकसभा है उसका संयुक्त अधिवेशन जो है उसको संबोधित करना राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में आता है। कोई भी विधेयक जो है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बनाए जाते हैं। राष्ट्रपति 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में और 2 एंग्लो इंडियन व्यक्तियों को लोकसभा में मनोनीत करता है। राष्ट्रपति की अगर न्यायिक शक्ति की बात करें तो वह किसी दोषी व्यक्ति को क्षमा कर सकता है, मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता है। राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां या आपातकालीन शक्तियां कहाँ पर वर्णित हैं? तो 356 से लेकर 360 अनुच्छेद तक इसका वर्णन किया गया है आपातकालीन शक्तियों का। देखिए ये कहाँ पर है? ये भाग 18 में है, ठीक है, भाग 18 के अनुच्छेद 356 से 360 तक। देखिए युद्ध है, बाह्य आक्रमण है, ठीक है, या आंतरिक अशांति है, उस टाइम पर खतरा अगर लगता है तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है? तो 3 बार लगाया जा चुका है। ये अनुच्छेद 352 के तहत बताया गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगाया गया है। देखिए अगर हम बात करें तो भारत चीन का युद्ध हुआ था, उस टाइम पे राष्ट्रपति राधाकृष्णन थे, प्रधानमंत्री नेहरू थे। उस टाइम पे लगाया गया था 1962 से लेकर 1966 के समय में। दूसरी बार जो लगाया गया था वो आपके लगाया गया था 1971 से लेकर 1977 तक, ठीक है। ये जब लगाया गया था तो भारत पाक युद्ध हो रहा था। वीवी गिरी जो थे वो राष्ट्रपति थे, इंदिरा गांधी जो थी वो प्रधानमंत्री थी। और तीसरी बार जो लगाया गया था वो लगाया गया था मार्च 1977 में, और ये जो था ये आंतरिक अशांति के टाइम में लगाया गया था, ठीक है। सॉरी, ये लगाया गया था 1975 में, 1975 से लेकर 1977 तक लगाया गया। और ये आंतरिक अशांति का टाइम था। और फखरुद्दीन अली जो थे वो राष्ट्रपति थे और इंदिरा गांधी जी कौन थी? प्रधानमंत्री थी। तो ये 3 बार जो है ये लगा है आपके राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रपति शासन या राज्य में आपातकाल लगाया जाता है, तो ये 356 के तहत लगाया जाता है, राज्य में आपातकाल या राष्ट्रपति शासन। देखिए राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है तो जो है राष्ट्रपति शासन जो है राज्यों में लगाया जाता है, और उस टाइम पर जो राज्य होगा जहाँ पर ये लगाया गया है वहाँ का संचालन जो करेगा वो राज्यपाल करेगा। ये कहाँ पर बताया गया है? अनुच्छेद 356 में बताया गया है। 44वें संविधान संशोधन
1978 द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर क्या शब्द जोड़ा गया? तो सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया था। देखिए ये आंतरिक जो अशांति जो है 26 जून और 1975 से लेकर 1977 मार्च तक जो है ये टाइम पीरियड था आंतरिक अशांति का। उस टाइम पे भारत पाक युद्ध चल रहा था। तो जो फखरुद्दीन अली जो थे वो राष्ट्रपति थे, इंदिरा गांधी जो थी वो प्रधानमंत्री थी। तो ये आंतरिक अशांति शब्द जो है काफ़ी इसने गड़बड़ की थी। इसीलिए 44वां जब संविधान संशोधन हुआ तो 1978 में क्या किया गया, आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह जो है शब्द जोड़ा गया। राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल, देखिए 3 प्रकार के होते हैं आपातकाल। पहले तो आप ये समझ लीजिए आपातकाल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपके राष्ट्रीय आपातकाल, ये 352 के तहत बताया गया है अनुच्छेद में। दूसरा होता है राष्ट्रपति शासन, ये 356 में बताया गया है। तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल जिसकी अभी चर्चा करेंगे, ये 360 में बताया गया है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय जो आपातकाल है 352 में बताया गया है, राष्ट्रपति शासन 356 में और वित्तीय आपातकाल 360 में। तो राष्ट्रपति जो है जब वित्तीय आपातकाल लगाता है अनुच्छेद 360 के तहत तो किसकी लिखित सलाह पर लगाता है? तो देखिए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर यह लगाया जाता है। देखिए भारत में एक बार भी वित्तीय जो आपातकाल है वो नहीं लगाया गया है, लेकिन 1991 के टाइम पीरियड में क्या हुआ था, सबसे बड़ा वित्तीय संकट जो है देश के सामने आया था और प्रधानमंत्री जो चंद्रशेखर जी थे उन्होंने सोना गिरवी रखा था। भारत के ऐसे 3 राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न प्राप्त कर चुके थे, तो डॉक्टर राधाकृष्णन जी हैं, जाकिर हुसैन जी, एपीजे अब्दुल कलाम। ये तीनों जो राष्ट्रपति हैं ये भारत रत्न प्राप्त कर चुके थे राष्ट्रपति बनने से पहले। प्रथम दलित राष्ट्रपति, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति और प्रथम सिख राष्ट्रपति क्रमशः कौन कौन हैं? तो KR नारायण जी तो पहले दलित राष्ट्रपति हैं, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन जी हैं और प्रथम सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी हैं। प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन रही हैं? तो ये प्रतिभा पाटिल जी रही हैं। ऐसे व्यक्ति जो सीधे ही राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, नीलम संजीवा रेड्डी, फखरुद्दीन अली अहमद, एपीजे अब्दुल कलाम और साथ ही साथ प्रतिभा पाटिल। ये जो पांचों हैं ये सीधे ही राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित किए गए। राष्ट्रपति को कितने प्रकार की वीटो शक्ति प्राप्त है? तो देखिए 3 प्रकार की वीटो शक्ति होती है। अंत्यातिक वीटो, ठीक है, अंत्यातिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और जेबी या पॉकेट वीटो। अंत्यातिक वीटो का मतलब तो है कि जो क्या कहते हैं गैर सरकारी जो सदस्य हैं उनके द्वारा जब विधेयक पारित रखा जाता है तो इसे पारित करने के लिए राष्ट्रपति जो हैं वो बाध्य नहीं होते। ठीक है, गैर सरकारी सदस्य का मतलब है कि राज्यसभा या लोकसभा का कोई ऐसा सदस्य जो मंत्री नहीं है वो कहलाता है आपके गैर सरकारी सदस्य। तो गैर सरकारी सदस्य अगर कोई विधेयक रखता है तो इसे पारित करने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। ठीक है, निलंबनकारी वीटो का मतलब ये होता है कि मंत्री परिषद की सलाह मानने को ये बाध्य नहीं है राष्ट्रपति, लेकिन एक बार जो है पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। किसी विधेयक को जो राष्ट्रपति है मंत्री परिषद की सलाह मानने को बाध्य नहीं है, लेकिन एक बार पुनः विचार के बाद लौटा सकता है, लेकिन बाद में उसको मानना पड़ेगा। जेबी वीटो या पॉकेट वीटो पावर, ठीक है, ये इसका मतलब होता है न तो मैं स्वीकृति दे रहा हूँ और न ही मैं अस्वीकृति दे रहा हूँ, न अस्वीकृति न स्वीकृति। ठीक है, 1986-87 में क्या हुआ था, आपके जो ज्ञानी जैल सिंह जी हैं उन्होंने डाक विधेयक पर जेबी वीटो पावर का इस्तेमाल किया था। वीटो का मतलब क्या होता है, मैंने पहले बात की है, मैं मना करता हूँ,
मतलब मैं निषेध करता हूँ, इसको निषेध भी कह देते हैं। तो इस प्रकार से मित्रों आज के जो 47 प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, हमने देख लिए हैं। आशा है वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।